हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट्स, आज हम डीप डाइव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के चमत्कारी दुनिया में, जो है क्लास 10 के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर। तो तैयार हो जाइए एक इलेक्ट्रीफाइंग जर्नी के लिए। पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता ही होगा, वही जो वायर से होकर ट्रेवल करता है। पर क्या आपने सोचा है कि ये करंट एक्चुअली क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है? तो इसके बारे में आइए जानते हैं। करंट टाइम के साथ कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के फ्लो को कहते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है I = Q/T, जहाँ I आपका करंट है, Q चार्ज है और टाइम आपका सेकंड में है। तो SI यूनिट का ध्यान आपको रखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में जिस पाथ पर मूव करते हैं उस पाथ को ही हम सर्किट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, सर्किट वो रास्ता है जिस पर करंट सफर करता है। सर्किट दो टाइप के हो सकते हैं, क्लोज एंड ओपन। क्लोज सर्किट का मतलब करंट फ्लो होगा, ओपन सर्किट का मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इमेजिन करिए आप एक बॉल को कुछ हाइट से एयर में ड्रॉप करते हैं। अब ड्रॉप करने के बाद हाइट में डिफरेंस था तो बॉल डाउनवर्ड मूव करने लगी और ग्राउंड पे आके गिरी। ठीक वैसे ही जब पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है और पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है। ये बेसिकली एक पुश है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए चाहिए और ये ही पुश इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है। और जब भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा और करंट फ्लो होगा। अब बात कर लेते हैं सर्किट डायग्राम की। सर्किट को समझने के लिए सर्किट डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। सर्किट डायग्राम समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर वंस आप सिंबल समझ जाएं तो ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाता है। हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एक यूनिक सिंबल होता है, जैसे बैटरी का आपकी बड़ी लाइन, छोटी लाइन, और रजिस्टर का जिगजैग लाइन, और ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट जैसे कि बल्ब हो गया, एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सभी के डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके सिंबल होते हैं। और सही सिंबल का यूज करके हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम हमको कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसानी से समझने और डिजाइन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ हमें बताता है कि करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसका फॉर्मूला है V = IR, जहां V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट और R है वायर का या कंडक्टर का रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं यानी इंक्रीज करते हैं तो करंट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, जब तक कि रेजिस्टेंस सेम रहे, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ से फॉर्मूला बनता है ओम्स लॉ का, V = IR। V को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, V को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा, वो भी सेम प्रोपोर्शन में। अब यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है R। R को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो, क्योंकि यही है जो डिसाइड करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम स्टडी करें तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, वायर की लेंथ, दूसरा वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, यानी वायर किस मटेरियल का बना है। तो अगर इन तीनों को कंबाइन करके हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएं तो वो बनता है R = ρ × लेंथ अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले से क्लियर समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ρ, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं रजिस्टर के कॉम्बिनेशन की, जो कि सीरीज और पैरेलल दोनों हो सकता है। सीरीज सर्किट में एक के बाद एक बहुत सारे रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं और यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R = R1 + R2 + R3 + R4। ये कंटिन्यू होता रहेगा जितने रजिस्टर कनेक्टेड होंगे सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू भी सेम होती है, लेकिन पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होते हैं और यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R equivalent = 1/R1 + 1/RT
2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसा ऐड होता जाएगा जितने रजिस्टर होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखने वाली बात है कि पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इफेक्ट हम रोज अपने आम दिनों में देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये जो गर्म होता है लाइट देने के वजह से, ठीक है, यानी करंट के वजह से, तो ये हीटिंग इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर जो ब्रेड को टोस्ट करता है, ये सभी अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। यानी करंट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में और उसका हम यूज कर लेते हैं। और इसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है H=I²RT, जहाँ H है हीट, I है करंट, R है रेजिस्टेंस और T है आपका टाइम। और एंड में बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो ये है एनर्जी जो कि पर यूनिट टाइम कंज्यूम या डिसिपेटेड होती है। इसका फॉर्मूला है P=VI, जहाँ P है आपका अप्लायंस का इलेक्ट्रिकल पावर, V है पोटेंशियल डिफरेंस और I है करंट। इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के। एक हो गया आपका P=I²R और दूसरा हो गया P=V²/R। तो वैसे आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, P=VI, P=I²R एंड P=V²/R। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल जर्नी बिजली के इस अद्भुत संसार में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।